रिपब्लिक डे के अंदर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के लिए यूरोपियन यूनियन भारत आया हुआ है और खुद ही ट्वीट करके कह रही थी कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है। उसका सिर्फ एक झलकी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां आ रही हैं मर्क बीएमडब्ल्यू एक्सेट्रा उस पे टैरिफ 110% से गिर के अभी 40 और शायद सून ही 10% किया जाएगा, जो एक मैसिव 30 40 50 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा एक इंडियन कस्टमर को लेने में। इसके अलग पहलू हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया का क्या इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतने हाई टैरिफ्स की वजह से इंडियन कार्स बना पा रही हैं, उनकी प्राइसिंग अच्छी हो पा रही है। तो एक ही सब्जेक्ट में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, पर हम ज्यादा बात करने जाएंगे आज कि मदर ऑफ ऑल डील्स में क्या है इंडिया यूरोपियन यूनियन का साइज, क्या है इसका जियोपॉलिटिकल संकेत, क्या है इसके ऊपर यूएस के ऊपर इम्पैक्ट, क्योंकि यूरोप भी यूएस को संदेश देना चाह रहा है, भारत भी यूएस को संदेश देना चाह रहा है। क्या होगा इसका इम्पैक्ट चाइना को लेके, क्या यूरोपियन यूनियन जो चाइना के अंदर मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे बाहर निकल रहा है। तो इस ट्रेड पॉलिसी के पीछे पूरा जियोपॉलिटिक्स कैसे हिलेगा, इंडिया का, चाइना का, यूएस का, और इसका एक व्यक्ति जो इंडिया में काम कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, पूरी इकोनॉमी, क्योंकि ये मैसिव डील है, मदर ऑफ ऑल डील जिसे खुद ही कह रहे हैं, उसके क्या अच्छे और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शामिक मोहित्रा जी, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ट्रेड में, फाइनेंस में, वो काफी चीजें बताते हैं, आपको समझाते हैं अलग अलग चैनल्स पे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। को अभिनंदन और नमस्कार आज के रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो देखिए, ये जो जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ये वाकई में बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम ये डील है। इस पे पहले मैं एक पृष्ठभूमि इस पे बांध देता हूं कि इसका साइज एक्चुअली क्या, आयतन क्या है इस डील का। तो देखें, अभी इस वक्त इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, यूके छोड़ के, यूके निकल चुकी है, 219 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है सालाना, जिसमें से 136 बिलियन डॉलर जो है ट्रेड इन गुड्स यानी माली ट्रेड, और बाकी सर्विसेज 83 बिलियन डॉलर का सर्विस ट्रेड है। लगभग ऑलमोस्ट 45 बिलियन डॉलर का हमारा पॉजिटिव सरप्लस रहता है हर साल। सो एनीवे, जो ट्रेड है यूरोप के साथ वो बहुत सिर्फ अहम नहीं है, भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इट हेल्प्स टू कट डाउन द ट्रेड डेफिसिट। इसमें अगर आप देखें कि यूएस के साथ अगर कंपेयर करें तो यूएस के ऑलमोस्ट डबल है ऑलरेडी यूरोप के साथ ट्रेड। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना के अलावा यूरोपियन यूनियन ही है। यूरोपियन यूनियन के साथ पॉजिटिव है, चाइना के साथ नेगेटिव 100 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट चलता है। अब देखिए, इसमें मैं कहूंगा 4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, टोटल जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो 50% से 170%, मतलब एक ये मीडियन रेंज ले सकते हैं, भारतवर्ष चार्ज करता है टैरिफ ऑन यूरोपियन गुड्स। और उधर यूरोप में देखें तो वो 15% से 50% है। सो वहां पे भी ऑलरेडी हमारा एक एडवांटेज तो है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये गुड्स कौन से हैं, सर्विसेज पे मैं अलग से आता हूं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में। जो गुड्स में है, भारत वहां से एरोस्पेस यानी एयरक्राफ्ट, फिर सैटेलाइट असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स, उसके बाद आता है चिप्स एंड चिप मेकिंग इक्विपमेंट, ठीक है, और कुछ कैपिटल गुड्स जैसे मशीनिंग टूल, मशीन टूल्स, ऑटोमेटेड मशीनिंग सिस्टम्स, ये सब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इंडिया से जो जाता है उसमें सबसे ऊपर पिछले साल तो पेट्रोकेमिकल्स रहा, पर वो ट्रेंड थोड़ा कम होगा क्योंकि वो रशियन ऑयल के रिफाइनिंग के बदौलत हो रहा था। आगे चल के उसकी मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन देखें, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वेनेजुएला और गायना में जो स्थिति बन रही है, शायद उसका एक प्रोपोर्शन अंबानी के रिफाइनरीज में ही उसका प्रोसेसिंग हो, बिकॉज दुनिया में इस वक्त देयर आर ओनली 3 प्लेसेस जहां पे ये प्रोसेसिंग हो सकता है। एक है चाइना, दूसरा जो सबसे बड़ा है दुनिया में वो है जामनगर का रिफाइनरी रिलायंस का, और तीसरा यूएस में एक किटको बोल के प्लांट है, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ था, अभी उसको फिर से चालू करने की बात हो रही है। तो ये चालू रहेगा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। इंडिया विल कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा है लाइट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स।
इसमें क्या आता है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एक बहुत बड़ा इसमें सेक्टर है। यूरोप में जितने भी कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस वक्त, मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, बायरिश मोटर वर्केन हो, या फिर सिट्रोन, वोक्सवैगन, सभी ये करते हैं। तो उसमें भी मेरे ख्याल से बढ़ोतरी होगी, कम तो नहीं होगा, क्योंकि ड्यूटी अगर थोड़ा कम हो जाता है, बात की जा रही है 10 से 15% के रेंज में उसको लाने का, विच बाय द वे यूएस के साथ भी यही बात हो रही है कि जो ट्रेड डील होगा उसमें 15%, माइंड यू एवरेज टैरिफ आ जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो कहां वो 50 से 170 और फिर 15 से 50 था, पूरा घट के 10 से 15% आएगा। तो जो क्षेत्र में हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, इन सब में बढ़ोतरी आएगी, इसमें कमी तो होने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कुछ और चीजें जिस पे बात हो रही है। दूसरा जो है इसमें पॉइंट वो ये है कि आगे क्या और मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है, उसमें दो बड़े क्षेत्र आते हैं। एक है मैं पॉइंट जाऊंगा, मैं सेकंड पॉइंट पे आने से पहले हाँ, पॉइंट पे एक सवाल लेना चाहता हूँ, सो क्योंकि आप ना 4 पॉइंट्स में है, तो जो ये अब टैरिफ हम 10 से 15% में ला रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, अगर आप 1 करोड़ की BMW की बात कर लें, मैंने एनालाइज नहीं किया, ऑटो वालों ने कर लिया होगा, पर मान लीजिए 1 करोड़ की BMW में आपको 30-40 लाख बच जाएगा, है ना, मोटा मोटा अगर इस तरह मान के चलें तो, विच इज अ मैसिव सेविंग, क्योंकि 30-35 लाख में गाड़ी आती है। पर कुछ लोग कह रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं जो बहुत थिन स्लाइस है, क्योंकि अभी सिर्फ वही सामने आया, मैं आपसे पूछूंगा और क्या क्या बड़े इंपैक्ट आइटम्स हैं, बट क्या इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को चैलेंज आएगा, क्योंकि इंडिया में जो 30-35-40 लाख की गाड़ियां बिक रही हैं, महिंद्रा की कर लीजिए, बाकी कर लीजिए, वो वायबल नहीं रहती, आइदर दे हैव टू गो टू 20 lakhs और दे हैव टू कम आउट टू कम्पीट विद देम। तो एक छोटा चैलेंज ये। दूसरा, जो हम बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि चाइना से तो हम मेरे हिसाब से बहुत तरह का जंक भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इंडिया में इजीली मैन्युफैक्चरेबल है। यूरोप से हम फिर भी हाई एंड चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं टेक ट्रांसफर हो रहा है, एयरक्राफ्ट्स हो रहे हैं, अब सबमरीन की बोल रहे हैं, जर्मनी से डील हो रही है, सो दोज विल ऑल प्ले आउट। तो इससे इंडिया के अंदर क्या एम्प्लॉयमेंट का और क्या अपॉर्चुनिटी का इंपैक्ट आप नेट पॉजिटिव देख रहे हैं, या आप इसको चैलेंजिंग देख रहे हैं, जस्ट द फर्स्ट पार्ट के अंदर जो होने जा रहा है? फर्स्टली जो मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू होल्ड करता हूँ। फर्स्टली जो BMW है, इट इज मेनली अ मेकर ऑफ सेडान्स, इट्स नॉट उतना बड़ा वो नहीं है जैसे आप जिसको SUV मार्केट कहते हो ना, जिसमें महिंद्रा वगैरह उनका वर्चस्व है। महिंद्रा और टाटा, दे आर मेनली नोन एज SUV मेकर, सेडान वेडान कोई उनका खरीदता नहीं है खास, अपार्ट फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर्स। सो जो प्रोडक्शन है महिंद्रा का, नंबर 1, महिंद्रा इज नाउ नॉट जस्ट एन इंडिया फोकस्ड मार्केट, इज एक्सपोर्टिंग vigorously. So is the Tatas, and Tatas, by the way, own Land Rover. So they have their own market. BMW या Mercedes कम होके भी दाम तो वही 60-70 लाख ही रहना है ना. So what are they competing against? It's still not a mass market car. इंडिया में जो आपका मास मार्केट है, बहुत सीधा मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम $3,000 है, यूरोप में पर कैपिटा इनकम $26,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 गुना उनका इनकम है ज्यादा, तो दे कैन अफोर्ड टू बाय कार्स ऑल्सो। रफली अगर हम एक सिंपल पैरिटी ले लें तो 7-8 गुना ज्यादा हो सकता है। इंडिया में एक एवरेज कार का प्राइस क्या है, 7-8 लाख, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो मास मार्केट है 7-8 लाख से लेके 20 लाख, इसी रेंज में ये सब बिकता है, तो वो तो हम ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं। वही अफोर्डेबिलिटी मार्केट है जिस प्राइस पॉइंट पे इनफैक्ट अब काफी अच्छा वैल्यू दिया जा रहा है। The kind of I would say equipment and facilities you get in these cars, it is at par with the best the Europeans already offer, and their price point is much higher क्योंकि उनका manufacturing cost ही इतना high है ना। It is not just a matter of raw material and the design, वो बहुत expensive है, plus उनका labor cost अभी भी बहुत high, even with automation it's still quite high. उनका development cycle is much longer than that of say a Mahindra और लेट्स से फॉर दैट मैटर किया जो कोरियन है, या फिर आप वो ले लीजिए चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। दूसरी बात ये है कि इंडियन, एंड आई डोंट एग्री टोटली कि सारे चाइनीज कार्स रद्दर होते हैं। जो MG है फॉर एग्जांपल, मैं आई एम नॉट हियर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ MG, but the car quality, the build quality and everything, that's improved dramatically in the last 5 to 8 years, I would say. Dramatic improvement उन्होंने किया है,
So India should actually look at that as the bigger threat, to be honest. I mean, Tesla को उन्होंने बर्बाद कर दिया. Look at the way they are exporting the electric models. It's the largest. BYD is the largest maker of electric cars, and they are not technologically behind. Concentrated जो lithium ion batteries होते थे ना, उसका जो concentration है, मतलब energy density, this is almost at par. It's reaching Tesla levels. तो वो जो differential था ना, वो almost खत्म हो गया है. मेरा तो ये हिसाब है कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स विल थ्राइव अंडर दिस स्कीम. एंड आप दूसरा एंगल भी तो देखो, हम भी तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना उधर, क्योंकि हम यहाँ पे हाई रखते हैं टैरिफ, तो वो भी अपना हाई रखते हैं रिलेटिवली. अब अगर वो पैरिटी आ गया तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उसका भी तो फायदा होगा, उसका भी लाभ हमें मिलेगा. प्लस इसका एक अटेंडेंट और भी चीज है, वो लोग भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दे विल रिवाइव. Because the Europeans came in with the wrong models, make and model, the strategy was wrong. But जब ये टैरिफ कम हो जाएगा तो काफी कुछ जो वहां से ला रहे हैं, लाके यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं, वो बढ़ेगा. तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट का इजाफा होगा, उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ोतरी होगी. तो नेट नेट ये खराब नहीं होने वाला है. आई डोंट सी सो मच ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. और ये याद रखें, दुनिया में अभी चाइना को छोड़ दें, वो अपने आप में एक मार्केट है. India is the largest manufacturer of automotive components. चाहे वो कोई भी क्लास ऑफ व्हीकल हो, LCV हो, HCV हो, पैसेंजर व्हीकल हो या टू व्हीलर्स हो, इंडिया से ज्यादा कोई नहीं बनाता ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स. उसमें हमारी महारत ऑलरेडी है, एंड आई थिंक वो और आगे बढ़ेगा इसके बाद, बिकॉज अगेन द ड्यूटी स्ट्रक्चर विल बी गोइंग इन आवर फेवर. व्हाट वी आर लूजिंग, जो अमेरिका में हम लॉस कर रहे हैं ना, अमेरिका में भी वी ऑल्सो एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स. वो तो Europe will more than make up. Europe is a much larger manufacturer right now of cars. China is the largest, followed by EU or very closely together, followed by Japan and followed by India. अभी स्थिति ये है. और automotive components में will go ahead, तो वहां पे एक gain आएगा, तो that is good for employment. Because unlike the car factories जो आप आज तो almost lights out basis पे भी आप उसको कर सकते हो assemble, auto components में you still need labor. Abhi bhi you need supervision, you need labor, even if you have automated machines and lathes. Basically, economies of scale, because we are already making parts. हम बना रहे हैं. We are one of the largest automobile markets also in the world. Top 3-4 में है. So नंबर 4 पे आ गए हम, पूरा 4 पे आ गए हैं. तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको लगता है काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ऑटो पार्ट्स, वो पूरे के पूरे यूनिट्स. एंड लकीली आर लेबर कॉस्ट कंपेयर टू यूरोप इज मच चीपर. हमारे पास लैंड मास भी है, बहुत एरियाज हैं जहाँ पे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल सकते हैं विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आप इसको नेट एक डायनामिक चेंज मार रहे हैं ऑटोमोबाइल मार्केट के दोनों एंड्स. तो नेट इट्स अ गेन फॉर अस, बिकॉज इट्स बोथ वेज. इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, वहां भी हम बेच सकते हैं, तो वो एक नेट गेन है हमारे लिए. और ऑटो कंपोनेंट्स का बढ़ जाएगा. दैट इज वेयर वी हैव इन फैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कार मैन्युफैक्चरर्स डोंट एम्प्लॉय एज मेनी, ऑटो कंपोनेंट्स वाले तो एसएमई सेक्टर में हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है. तो ये हो गया कार वाली बात जो आप कह रहे थे. तो दूसरा है आपका आई वुड से एरोस्पेस, मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, एरोस्पेस मैं कह रहा हूं. इंडिया मैन्युफैक्चर्स अ लॉट ऑफ सैटेलाइट्स दीज डेज, लेकिन उसके कई कंपोनेंट्स और सबसिस्टम्स अभी भी यूरोप से आते हैं. दे हैव, बाय द वे, इवन अमेरिका इंपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप फॉर दैट मैटर. तो जैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस है ना, ऑप्टिकल डिवाइसेस, सेंसर्स एटसेट्रा, इट्स ऑल ब्रॉट इन फ्रॉम जर्मनी प्राइमरीली. बिकॉज जैसे वो लाइका कंपनी थी, आज तक वो nobody has beat them when it comes to optical devices and imaging equipment. तो वो सब वहां से आता है. कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वहां से आते हैं, कई सबसिस्टम्स वहां से बन के आते हैं. तो ये इसमें बढ़ोतरी और होगी. इट विल बिकम समवॉट चीपर फॉर अस टू इंपोर्ट. बट द अदर साइड, हम लोग अपना वो जो क्या बोलते हैं, लॉन्चेस एंड नंबर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज व्हिच हैव कम इन, सो सैटेलाइट लॉन्चेस का मार्केट विल टेक ऑफ, इट विल बूम, बिकॉज यूरोपियन डिमांड इज वेरी स्ट्रांग. एंड राइट नाउ दे हैड मेनली द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इसरो, प्लस यू हैड SpaceX and वो Bezos का company, they were doing a bit of it. NASA, works primarily for the US government and for the military. They do launches for others, but उनका private launch capacity is limited. Private demand for satellites now is topping government demand, और उसमें हमारा जो private sector है वो उसको इसमें काफी वो मिलेगा. Both collaboratively, strategic partnerships भी होंगी, plus if we offer that service, we'll gain because tariff structure will be lower. तो एक इसमें बहुत बड़ा वो होने वाला है positive impact. I suspect it will go to roughly $100 to $120 billion in the next 5 years. That's a huge amount.
अब देखिए ना, बहुत बड़ा sector 219 बिलियन तो अभी है टोटल मार्केट, उसमें यही उसमें जा सकता है. तो इट्स अ आप मैसिव 50% ऑफ मार्केट. द करंट मार्केट मान रहे हैं अगले 5 साल में एरोस्पेस इंडस्ट्री की हो जाएगी. क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट जी. ऐड करना चाहूंगा कि नासा जो प्राइवेट लॉन्च करता है, पर अब उसके अंदर सैटेलाइट इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड Yes. ऑल्सो उसका एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट है. जो हमने हम्म. स्टारलिंक का ईरान के अंदर देखा, जो दोनों तरह चला कि रेवोल्यूशन जी. करने के लिए आपको स्टारलिंक चाहिए. अब कुछ लोग को इन्होंने रिवर्स ट्रेसिंग करके जो स्टारलिंक यूज कर रहे थे रेबल्स, उनको स्मोक आउट कर लिया ईरान ने यूजिंग चाइनीज और रशियन व्हाटएवर टेक्नोलॉजी से. सो फॉर यूरोप नाउ यूएस के इस एटीट्यूड के बाद क्या वो नासा से लॉन्च करना चाहेंगे? एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपल्स भी आएगा. और चाइना के साथ तो उनको पता ही है किस तरह के अब फ्रिक्शंस हैं, ट्रेड डील्स भी कर रहे हैं, बट यूएस के दिमाग में चाइना इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, राइट? तो नेशनल सिक्योरिटी इंपल्स मिक्सिंग विद गुड इकोनॉमिक्स देख रहे हैं आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में टू द बेनिफिट ऑफ भारत, या इसे सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? Both. Economic perspective से I would say sheer volume and value term बहुत बड़ा impact है. But from the national security perspective as well, India today is the only natural hedge, large scaled up opportunity left in the world. Whether it is for European Union or even if it's for US. मैं तो देखता हूँ आगे चल के European companies, and once this trade nonsense is settled, US companies and US entities will also look to India for I would say joint missions of this nature. एक तो ये है. दूसरा है कि स्पेस जो टेक्नोलॉजी है ना वो एक दूसरे लेवल पे जा रहा है. आपको एक चीज बताता हूं. अभी डेटा स्टोरेज, राइट, which is extremely expensive energy wise because cooling is a massive need, right? Secondly, it is also not very efficient in surface level जो data storage parks बन रहे हैं. Now we are talking about storing it in space. So you send up the servers and you store that in space. You don't have to worry about air conditioning. You don't have to worry about heat dissipation, right? So those things it'll be a much more efficient way of storing and transmitting data. Transmission भी तो आसान हो जाएगा ना अगर आप satellite based uplink और downlink कर रहे हो. So it'll become much easier. So data storage itself will not really remain on Earth. Some of it will, but a lot of it will be sent to space. So उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट बताता हूं which is linked directly to the next big one. वो पॉइंट ये है कि देखें ये जो असेंबली होता है ना सैटेलाइट्स वगैरह का, सबसिस्टम्स, कंपोनेंट्स एटसेट्रा हजारों होते हैं. Those are manufactured using automated processes, but ultimate assembly में there's a lot of labor intensive work involved. Testing again it's still not possible to automate it completely, so there's a lot of manual effort involved. So the final assembly, India is in a very good space to do that at this point of time. Okay, आगे चल के क्या होगा, let's leave that aside. You can still print the parts using 3D, but again assembly requires certain level of human interaction, human interface. Beyond the numbers जो आप बोल रहे हो, which are humongous numbers, जैसे आपने बोला 50% of the total trade today could be in this. It is also the new age where space, if आप embedded हो जाते हो शुरू से ही, that can have a spillover effect. जैसे Chinese economy change हुई because of manufacturing coming there. ये spillover effect भी बहुत massive होने जा रहा है because you are, if for whatever reasons you are collaborating in sending satellites to space or this energy. अब यूएस के अंदर तो वो NVIDIA वाला कह रहा था कि चिप्स हैं बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं है. वो वहाँ पे कंपनीज राइज कर रही हैं जो पहले बिटकॉइन माइनिंग कर रही थी, वो एनर्जी एफिशिएंसी करके पूरा उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं. सो द स्पेस एज के अंदर बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड डील्स, आई फाइंड इन द लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 years you could be at the starting block of it because of these factors, which is a very big structural change. Probably the first time we'll be at the inception of a new manufacturing technology age starting in India, which is starting in Europe. Space and bioengineering, these are the future. These are the future industries. तो स्पेस में जो है अब तक क्या था, it was mostly about observation and communication, but now it will be about storage, manufacturing, more efficient energy harvesting. We are talking now about putting solar panels up in the air, say 5 square kilometers, 10 square kilometers. Imagine the efficiency. वहाँ पे atmosphere नहीं है, so you get catching the sun rays directly. It will be much easier to concentrate it.
These are not Hawaii poll. ये actual है. And these things are already being, they are in the pipeline, they're in the works. In the next 3 to 5 years, you'll see this. And then you also have beaming of energy once captured and condensed directly down to earth. So area, uska already experiment successful ho chuka hai. Finland has recently demonstrated over a distance of 50 kilometers. So these are the things which will happen in future, and India is in a very good position for exploiting this. हमारे पास I take a side of it, some of them will happen, some will flop, like with any new technology. But पूरी जो जर्नी है उसका आप हिस्सा जब बन जाते हो तो think of it as a value chain. Think of it as a value chain, और उसमें आप मुख्तलिफ चीजों में आपको महारत मिलेगा, और then you will dominate that. जो भी वो आगे निकल जाएगा वो डोमिनेट कर जाएगा उसको, ठीक है ना. अच्छा, ये हो गया. अब इससे ही रिलेटेड मैं बताता हूँ, वो जो मैंने अंडरलाइन बताया ना, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है एट स्केल, राइट. तीसरा है आपका शिप बिल्डिंग. इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. अभी जो स्ट्रक्चर है दुनिया का, हम सोचते हैं कि शिप्स रजिस्ट्री के हिसाब से बनती है, बिल्कुल नहीं. 90% of ships in the world right now are manufactured either in Korea or in China. वो भी in this narrow area called the Yellow Sea. उसके इर्द गिर्द जो ports है ना, कोरियन पेनिनसुला में और across the sea in China, वहां बनते हैं ज्यादातर. तो ये जो शिप बिल्डिंग है, यूरोप हैज कंप्लीटली लॉस्ट द गेम देयर. नाउ व्हाई हैव दे लॉस्ट द गेम? इट्स सिंपल डेमोग्राफिक्स इशू. मैंने कहा था ना, कुछ चीजें हैं, चाहे आप कितना भी कंपोनेंट्स बना लो, अल्टीमेटली वो जो असेंबली है, ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए. नाउ शिप बिल्डिंग इज एग्जैक्टली वन सच थिंग. क्या आप एक जहाज को 3D प्रिंट करके बना सकते हो? नहीं बना सकते. आपको असेंबल करना ही पड़ेगा, आपको वेल्डिंग करना ही पड़ेगा, आपको टेस्ट भी वैसे ही करना पड़ेगा. So it's a very labor intensive industry, and this is unlikely to change even with the advent of modern machinery. India has 2.5% of the global capacity. ये ध्यान से सुने, 2.5%. America has 3% because they've shut down most of their yards. They get stuff from Korea mostly and Japan. India can go to 15 to 20% in the next 5 years. There is a plan in place to do so. As you know, हम port infrastructure 2.5 to 3x बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है. साइड बाय साइड शिप बिल्डिंग भी तो बढ़ा रहे हैं. एंड शिप बिल्डिंग इज द की बिकॉज दिस बाय द वे हैज जियो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट. एक तो आपके पास कैपेसिटी होगी वेसल्स की, दैट मींस यू आल्सो विल हैव नेवल कैपेसिटी. द फ्यूचर फॉर asserting your global power has to be naval. It's not land army based. Aerial power is, it's more of a projection thing. Domination means sea. Even the past has naval power. Britain was a naval power. जब से ये America is a naval power. 15वीं सेंचुरी के America is a naval power. मैं ये बोल रहा हूँ 15वीं सेंचुरी के बाद, फॉरगेट द तो चेंगिस खान के होर्ड्स, और उसके बाद से 15वीं सदी से तो नेवल पावर ही है, जो लोग रियलाइज नहीं करते. यूएस इज यूएस बिकॉज ऑफ नेवल पावर. ब्रिटेन वाज ब्रिटेन बिकॉज ऑफ नेवल पावर, एंड आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. It's never going to change because 80% of global trade is carried on ships. It's the most efficient and the largest scalable, mode of transport. Multimodal transport होता है, लेकिन ships तो फिर भी रहेगा ना. तो जो भी ships ये sea को dominate करेगा, वही होगा असली power. तो India now has the opportunity to do so. और हमारा एक अच्छा tradition रहा है, ऐसा नहीं कि marine engineers are fantastic by the way. We have very good skilled people when it comes to things like welding and those crafts. ठीक है. एक maritime tradition भी रहा है भारतवर्ष में. So, everything, history, current geopolitical necessity and future needs, everything is pointing in this direction. यहाँ पे collaborations यूरोप के साथ होगी. यूरोप का disadvantage क्या है? उनके पास टेक्निक है, they don't have people. The reason you getting this sort of massive illegal immigration, जो बिना सोचे समझे बेवकूफ की तरह ये लोग सब सहारन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से ट्राइबल लोगों को लेके आए हैं, तो वो लोग तो शिप बिल्डिंग नहीं करने वाले ना. शिप बिल्डिंग के लिए दूसरे लेवल का स्किल चाहिए. अब वो किसके पास है? कोरिया, जापान, चाइना एंड इंडिया. सो दैट इज बीइंग प्रोपोज्ड. दिस इज आल्सो $100 billion अपॉर्चुनिटी. अभी क्या पोजीशन है शिप बिल्डिंग की? व्हिच आर द लीडर्स? मतलब जैसे आप कह रहे हैं यूएस भी 3% है. आई थॉट यूएस वुड बी मच बिगर क्योंकि उनके पास. सो नो, चाइना हैज मोर देन हाफ. China is roughly 55 to 60%. Korea has 20%. Japan has 10%. बाकी सब छोटा 1%, 2%, 1%, 2%. Even Britain has lost it. Britain still has some of the best design, places. Germany का थोड़ा है. Germany is closer to 6 odd %. But again, its capacity is limited because उनका वो coastline बहुत ही छोटा है. So design skills तो है उनके पास, लेकिन वो coastline बहुत छोटा है, right? None of these countries, आप सबमरीन बनाने की बात कर रहे हो,
अब कितने सबमरीन बनाओगे? भारतवर्ष को कम से कम 50 सबमरीन चाहिए ना, तो 50 सबमरीन ये लोग बनाते बनाते ही तो 30 साल निकल जाएंगे. They simply don't have the capacity. That's why they are tying up with Mazagon या Garden Reach etc कि वहां पे बने. कोची शिपयार्ड भी बना रही है. But in future you will have many more, and I'm not just talking about naval vessels which are relatively smaller. अब जो ocean going container cargo ships होते हैं ना, they are the big behemoths of the sea. वो capacity, and that can be done in India, right? So ये एक है. This Turkey, by the way, it rules the world when it comes to yachts. Greece और टर्की में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनता है. Again, that's a market which is untapped. Why does it have to be made there? यहाँ पे भी तो बन सकता है ना. So shipbuilding is $100 billion to $150 billion per annum opportunity. That's massive. और यूरोप के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है. एक कोरिया के साथ भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन यूरोप के साथ ज्यादा करने की क्षमता है क्योंकि उनका नीड ज्यादा है ना. They have a massive need. Europe trades about 8 to 9 trillion dollars per annum. तो उनको तो चाहिए भाई, उनको भी शिप्स चाहिए. So they'll get it manufactured here. ये हो गया तीसरा. अच्छा, चौथा है डिफेंस. अब डिफेंस में ये है that this Ukraine war has exposed a lot of feet of clay. क्या हुआ है कि आपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, जो भी है सब कुछ दे दिया, तोप खाने दे दिए, भैया गोले नहीं है. The capacity to manufacture ammunition is so severely restricted because they have diversified everything to civilian use in Germany and France, the two main industrial powers there, that abhi some estimates show that they have themselves only 1 to 2 days of intense fighting capacity when it comes to ammunition. India has already emerged as the key ammunition supplier to NATO, incidentally, because we manufacture small arms with the small 5.56 NATO rounds. We also do the 7.62. We are now the third largest manufacturer of 155 millimeter ammunition in the world, after Russia and China. और हमारे पास spare capacity because right now we are not engaged in any massive conflicts. So we are in a very good position to step in. That's already been acknowledged. Secondly, हमारे पास सिर्फ small arms और artillery नहीं. We also have the capacity to manufacture rocketry and outstanding missiles. So there is a lot of collaboration that's coming our way in terms of capacity building. So जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें डिफेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है, India has emerged as almost a net exporter, almost, right? 50,000 crore का तो पिछले साल ही कर दिया था. I think we are going very soon to around 3 lakh crores in the next 4 to 5 years. Yeah, 3 lakh crores is roughly $30 billion. We don't import more than $10 billion per annum anyway. So we'll be a net exporter. तो उस स्थिति में अब यूरोप किसके पास जाएगी? चाइना के पास तो नहीं जाएगी ना अपने एमिनेशन बनाने, या रशिया जो उनका शत्रु वो मानते हैं, तो इंडिया के पास ही आ सकती है. यूएस के पास कैपेसिटी है नहीं, neither can they scale up. There was a study done, वो रेथियन वो मिसाइल बनाती है शायद, वो पेट्रियट है if I'm not mistaken. They figured out to replace and replenish the 600 odd or 700 odd patriots that was given away. That will take 2 years because वो lines ही exist नहीं करते. So you have to first create the manufacturing line, extra line, and then you will have to start tooling it and start rolling out the missiles. You लोग कर ही नहीं सकते. It's a physical, it goes against the laws of physics. डिफेंस में मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू दूंगा कि मेरे हिसाब से तो जो यूएस ने वर्ल्ड में सिंपल भाषा गंद मचाया है, वो अपनी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के लिए मचाया है कि नेटो के अंदर स्पेंडिंग यूरोप की बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आर्म्स परचेज होंगे. रशिया यूक्रेन वॉर चलते रहे, भारत के ऊपर कांस्टेंट प्रोवोकेशंस है, रोज पाकिस्तान ड्रोन भेजने की कोशिश करता है, जिसपे दो व्यूज हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स के. वन इज दैट इट इज प्रोवोकेशन टू एंगेज इंडिया इन अ वॉर, डिस्ट्रैक्ट इंडिया फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक जर्नी. The other is obviously those who say कि भाई पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने sufficient सबक नहीं सिखाया और सिखाओ. You can take any defense view. तो यूएस की कैपेसिटीज we have seen in World War II and we have seen their manufacturing capacity. जितना वो 10 साल में बनाते थे उतना World War II खत्म होते होते वो एक दिन में एयरक्राफ्ट बनाने शुरू हो गए थे. तो वो their capacity in US and with their focus on defense, आपको लगता है वो इंडिया को या किसी और प्लेयर को इसके अंदर घुसने देंगे? Isn't that more their geopolitical or their defense? Let me ask a counter question. मैं समझ रहा हूँ. Let me ask a counter question. Who is the largest supplier of 155 millimeter ammunition to the US and Israel right now? It's us. US भी तो खरीद रही है कहाँ कैपेसिटी? कैपेसिटी नहीं है ना. See, they tried Pakistan.
वो एम्यूनिशन इतने गंदा क्वालिटी का था, they figured out कि the artillery barrels are exploding or it's not going as far as it's supposed to go. एक range होता है ना, that's how you determine एक caliber और एक उसके हिसाब से एक range होता है. It's not achieving the range, तो फिर कैसे होगा? You're firing with the effect for 25 kilometers और जाके 16.7 kilometers पे ऐसे जा रहा है, तो doesn't make sense. But our stuff is proven. This is just ammunition, but forget ammunition. There are a range of things which India can manufacture for them, which is not necessarily strategic, but is absolutely critical. आप simple चीज देख लो ना, tank tracks. Okay, now tank tracks are an expendable item. Certain number of miles के बाद आपको बदलना ही पड़ता है, वो totally worn out होता है. Then you have to send it to the factory, उसको फिर melt करके, it is again re-engineered. So you have to keep consuming that. So if you want to do that, there has to be some country which will manufacture it from. You won't get it from China, right? This you will try to get from a neutral third country, again India. What तो we were बहुत discussing सारे आइटम्स हैं. ये हम एरोस्पेस में भी यही बात कर रहे थे कि चाइना के ऊपर उनको जहां भी नेशनल सिक्योरिटी एंगल आएगा, they can't go to China. They can't. They simply can't. 80s, 90s was different. Gee, and that's the same reason why you will see I would say what's known as the hardened military communication equipment, for example. India is the more logical place to get it manufactured. You can't even do it in Vietnam. Vietnam is a proxy for China. हम सोचते हैं कि वो एंटी चाइना है, कुछ लोग कहते हैं वियतनाम चाइना का युद्ध होगा, कुछ नहीं होने वाला, घंटा होगा. Those people are a proxy for China. Let's not forget. By the way, they are the same people. The Vietnamese dialect is a dialect. It's a dialect of the traditional Mandarin. The script is the same. Okay, so let's leave that aside. Point is, हमारे पास यहाँ पे भी एक opportunity है, which is not as large as say aerospace, but it's much more profitable. इसमें profit potential even higher है, because defense में आपका profit 30 से 50% रहता है, and people pay it. They have no problem. Okay, so we have essentially got a 50 to 60 billion opportunity per annum here, which can be capitalized if we sign up with EU. उसमें defense partnership का भी एक है ना, they are going to be signing that as a separate angle. It feeds into the FTA. It feeds into the FTA. The high ticket items, France के साथ Rafale और Germany के साथ submarine, those two deal itself. I'm not talking about other deals. Those are high ticket items which will lead to a lot of cooperation. If India does a good deal and there is a degree of technology transfer, जो सब बातें हो रही हैं, या some thing in India, that is a game changer in the sense क्योंकि Germany की need बन जाएगी. भारत and Germany is right now, I believe, a sleeping giant because it has deindustrialized. अब ट्रम्प की अगर आप स्पीच सुने, it was very interesting. उसकी 10 बातें बकवास में 5 बातें अच्छी भी होती हैं, जिसमें वो कहता है कि एनर्जी कैपेसिटी ऑफ जर्मनी is less than what it was in 2019. ये windmill बना के बैठे हुए हैं सारे, and they have deindustrialized and they have de-energized their sectors, which if the data is correct is very interesting because Germany भी अब realize कर रहा होगा उनको क्या क्या करना है. We are going to digress, but it's a very important digression. Let me just lay out some bare facts. Germany's principal energy needs were met by Russian oil, and they continue to do so, right? Second, Germany has recently discovered a 57 million metric ton rare earth oxide deposit in Germany. Okay. Third, Germany has resisted going nuclear power, unlike the French. French essentially have 57 power generation nuclear. तो जर्मनी के पास अभी विकल्प क्या है? See, windmills and all they do because they are all sides of the political spectrum they're devoted to clean energy. All sides of the political spectrum are devoted to organic food. ये चीजें हैं. इसमें हमारे लिए तो अच्छा है. अब जर्मनी का क्या हो रहा है वो छोड़ो. ट्रम्प जो कह रहा है उसको छोड़ो. भारतवर्ष के लिए अच्छा है because again manufacturing capacity for things like this will come from India. I was making that point only कि जर्मनी की capacity नहीं है, उसको चाइना जाने से भारत ही आना पड़ेगा because while you may have agenda and I believe agendas do not work in science or economics. आप windmills ला सकते हो but it might be the clean way. Is it the most efficient way? Is it the most cost effective way? Which is what commerce has to operate on. So that is why I agree with you there कि मैं इंडिया का केस ही बना रहा था कि आपने तो अपने आप को एक तरह से de-energized कर दिया है, तो de-industrialized कर दिया एक तरह से, तो आपको कहीं जाना ही पड़ेगा, which is भारत as per me. Most likely. अच्छा, उसमें एक पॉइंट और बता दूं, which is not again related but interesting point, will be entertaining. ट्रम्प कहता है कि चाइना सिर्फ विंडमिल्स एक्सपोर्ट करती है, खुद उसमें विश्वास नहीं करती है. बेवकूफ को ये शायद किसी ने नहीं बताया, मैं बेवकूफ ही कहूंगा. 11.4% of Chinese energy comes from wind power. They are the biggest consumer of windmills in the world.
I mean, forget it. So Trump जो कहता है, he says it for effect and for rhetoric. नहीं Let's leave that बोलेंगे, aside. 10 बातों में 5 बातें आपको उसकी हाँ बतानी वही, है। वो देखना पांच पड़ता है, तो- सोचना पड़ता है, कुछ चीजें ठीक है, बाकी बकवास है, वो बकवास ही करता है। सो गैस लाइटिंग इज इट कम्स नेचुरल टू हिम। अच्छा, ये हो गया आपका डिफेंस वाला जो मैं कह रहा था। चौथा जो है वो है आपका एग्रीकल्चर। भारतवर्ष, according to the CIA handbook, repeatedly has the largest amount of arable land and the highest potential for agricultural output. उसको रियलाइज करने के लिए हमें कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, which are stuck for some time. But even without it, we are still sitting on a gold mine in this regard, especially vis-a-vis Europe. By the way, I am a tea and coffee manufacturer myself. We have plantations. So मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ I have to ensure that my gardens have biodynamic certification. I can double my sales to them without batting an eyelid, right? You can do the same with the Indian agriculture sector overall. क्योंकि हमें ऑर्गेनिक करने में क्या दिक्कत है, हम ये एनपीके फर्टिलाइजर बेस्ड इससे अगर डिवोर्स करके टॉप सॉइल रिजुविनेट करें एंड गो ऑर्गेनिक, आपका यील्ड कम नहीं होगा। बाय द वे, आई हैव बीन डूइंग रिसर्च बिकॉज मैं अपने आप को किसान ही मानता हूं, एक तरह से कमर्शियल किसान। बंगाल में जो फैमिन हुआ था 43 में, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, 41 और 42 में, सॉरी इंटरप्टेड, आई लाइक द टर्म कमर्शियल किसान, क्योंकि किसानों को तो जैसे आपने बोला रिफॉर्म होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी थीसिस बना रहे हैं बिना रिफॉर्म के एक्सपेक्टेशन के थीसिस बनाइए। भारत के अंदर पॉलिटिक्स एज इट इज, ना एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना है, ना एग्रीकल्चर के अंदर बस जो है वैसे ही चलेगा, स्टेटस क्वो एंटी। बट मैं ये कह रहा हूं कि 41 और 42 में आपको पता है बम्पर क्रॉप हुआ था, तो ये फैमिन था, वो 100% मैन मेड था। अच्छा, उस जमाने में कोई एनपीके फर्टिलाइजर वर्जन नहीं होता था, इट वाज ऑल नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग से यील्ड कम होता है, ये तो एक भ्रामक वो है, धारणा है लोगों का, इससे आप हटें। So Europe represents a massive opportunity for our farmers, massive opportunity. 5 billion is not even the tip of the iceberg. You can export 50-60 billion dollars worth of food, fisheries, poultry, all kinds of things. आप कर सकते हो। तो वो है, again that's a tariff related thing. उसमें थोड़ा सा sensitivity है, but लेकिन I think the overall opportunity for India is net higher than what they can send to us. क्योंकि उनका फिर भी महंगा होगा, even with their subsidies will be महंगा, and the productivity is not much. They don't even produce 1/4 or 1/5 of what we produce, you know, even as a sort of continent. तो अपने पास वो एडवांटेज है, वो लेवरेज है, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र और होगा, and I'll be watching that very carefully. ये लोग क्या करते हैं उस दिशा में। तो ये चार चीजें हैं जो हमें देखने पड़ेगा। एक आपका एग्रीकल्चर में क्वेश्चन देना चाहूंगा आपसे, विज़ यूएस एंड देन वी मूव टू सर्विस, क्योंकि आपने कहा थोड़ा सर्विस भी आप कवर करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा यूएस से स्टिकिंग पॉइंट ही एग्रीकल्चर आ रहा है, एंड डोंट यू थिंक एग्रीकल्चर इज अ वेरी एक्सप्लोसिव सब्जेक्ट, जहाँ पे जैसे ही आप जरा सी भी चेंज करते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली रैशनल कि रैशनली ये चेंज बेटर है भारत के लिए या भारत के किसान के लिए, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इमोटिव इशू, जहाँ पे बिकॉज समबडी हु अंडरस्टैंड्स ऑल हाउ द गेम इज प्लेड इन पॉलिटिक्स, एंड कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर इज द अनटचेबल सब्जेक्ट इन भारत, स्पेशली आफ्टर व्हाट वी सॉ इन 2022। और यूएस के साथ हम एग्रीकल्चर डील नहीं कर पा रहे, तो क्या डिफरेंस है यूएस और यूरोप यूनियन से हमारी एग्रीकल्चर डील में, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वहां नहीं कर रहे? व्हाट आर द की पॉइंट्स इफ आई कम टू दैट? पॉइंट इज जीएमओ, एंड ऑन दैट आई एम विद द गवर्नमेंट, वी शुड नॉट गेट जीएमओ इनटू इंडिया। देखिए आप पंजाब और दक्षिण बंगाल में, These are very fertile places, बहुत इसमें उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कैंसर है भारतवर्ष में, कैंसर हॉस्पिटल्स की बहुतायत हो गई है। क्यों? बिकॉज पानी के अंदर, जमीन के अंदर, खाने के अंदर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, देन यू हैव द माइक्रो एलिमेंट्स, या जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, सब घुस गया। तो ये जो हमने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किया ना, उसका जो हमारे पॉपुलेशन पे और हेल्थ केयर पे जो असर पड़ा है, इट इज कैटास्ट्रोफिक। अब इसके ऊपर अगर आप जीएमओ लाओगे, सबसे पहले आपके जो क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स ऑल्सो ईट क्रॉप्स, you understand, crops eat crops and they also consume nutrients from the soil, so it leaves it incapable of sustaining other varieties.
फॉर एग्जाम्पल इन राइस के बारे में मुझे पता है, बंगाल में देयर वर 600+ वेराइटीज ऑफ राइस, ओके, एट वंस अपॉन अ टाइम इन द गैंजेटिक प्लेन। अभी वो घट के 150 टाइप हो गया है। We don't even have the seeds left because we have switched out to different types of seeds, and that has destroyed the capacity of the soil to sustain certain types of crops. And this is across the board. अब आप इसको प्रोजेक्ट करिए, wheat, cereals, pulses, फिर आपका vegetables, हर चीज पे असर पड़ता है, fruits. So importing those things when we are already agricultural surplus, हम लोग एक surplus country है भाई, हम करेंगे क्यों import? किस बात पे करेंगे? Where is the question arise of importing? So forget politics, it doesn't even make economic rational sense. When you're surplus one item, why will you import more of that? ये तो वही बात होगी कि हम लोग शुगर में we are the largest in the world और हम शुगर import कर रहे हैं. That shows there's some kind of a policy dysphoria that can't be for any rational reason. So there is no need और रीजन फॉर कि अमेरिका के साथ हम वो फूड के बात पे और एग्रीकल्चर के बात पे समझौता कर लें। हाँ, कुछ चीजों पे आप कर सकते हो सिलेक्टिवली, जैसे वो एक कंसेशन देने के लिए, इट्स अ पॉलिटिकल पॉइंट कि ठीक है हम आपसे सोया खरीद लेंगे या हम आपसे कुछ पल्सेस वगैरह खरीद लेंगे, ठीक है, और कुछ चारा वारा के लिए खरीद लेंगे, सीरियल्स, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन देखें ये यूरोप में इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं है बिकॉज दे आर नॉट सच बिग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, राइट। लेकिन यूएस जो है अभी भी दुनिया का बहुत बड़ा उत्पादन यूएस में होता है, एंड दे आल्सो हैव सब्सिडाइज्ड फार्मर्स, और वही फार्मर्स ट्रंप का वोट बेस है, इसीलिए वहां पे भी एक इशू है, यहां पे भी एक इशू है। मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड है $80 बिलियन रफली, गिव और टेक, ठीक है, ऑन गुड्स, फॉरगेट सर्विसेज। तो $80 बिलियन जो है उसमें से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कितना है, 5 से 8 बिलियन रफली, वो वेरी करता रहता है, मतलब दैट इज दो तरफ का, एक तरफ का नहीं। तो इट रियली डजंट मैटर अगर हम लोग वहां पे एक्सपोर्ट करना बंद भी कर दें, इट्स नॉट अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट वी मेक, हमें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इवन इफ द लुक एट द अदर थिंग्स, वी कैन जस्ट डाइवर्सिफाई आउट टू अदर कंट्रीज, वो हम कर सकते हैं, हम उसको मुख्तलिफ दूसरे देशों में भेज सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इतना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए डजंट रियलाइज, इट डजंट हैव दैट लेवल ऑफ लेवरेज। उनको जो लगता है ना लेवरेज, कौन सा लेवरेज भाई, किस चीज पे सैंक्शन लगाओगे आप? सैंक्शन अगर लगाना चालू करोगे तो व्हाट विल अफेक्ट, इट विल अफेक्ट व्हाट इज द एक्चुअल मजबूत संबंध हमारा, वो क्या है, जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड डेटा सेंटर्स। मैं सैंक्शन पे आना चाहता हूँ क्योंकि अभी जैसे कनाडा कह रहा था हम चाइना से डील करने जा रहे हैं, यूएस थ्रेटन्स में 100% टैरिफ डाल दूंगा, एंड दे से चाइना हैज बैकट्रैक्ड और इज बैकट्रैकिंग और व्हाटएवर इट इज डूइंग। In today's situation, when India-EU deal is going through, and it looks like going through, and the final, it will go through. It is going through. खुद ही वो आगे मदर ऑफ वर्ल्ड डील, when they are pumping it themselves so much, they can't backtrack for their own audiences. भारत की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें भी 20 साल लगे हैं, ऑलमोस्ट 2007 में शुरू हुई, 13 में 20 साल लगे हैं। पर एक मजे की बात बताऊं, एक्चुअल डील पिछले 1 महीने में हुआ है। But isn't that life? जब चीज होनी होती है इशारा काफी है, बट जब चीज होनी होती है धाड़ होती है, जब नहीं होनी होती है 20 तो ट्रम्प ने ग्रीनलैंड कर दिया ना, वही दैट वाज अ वेक अप कॉल फॉर यूरोप कि भाई हमें हेज करना ही पड़ेगा, चाहे हम बेशक इनके वैसल बने रहे हैं, कोई भी रिश्ता हो कैसे भी, हेज तो करना ही पड़ेगा ना, खाना तो खाना ही है, सामान तो बेचना ही है ना, तो कहीं तो हेज करोगे। There was this British Prime Minister, उससे पूछा गया था what do you worry about when he was at the peak of his power, he said events my dear boy, events. This is an event. 20 साल से इंडिया यूयू की डील नहीं हो रही, ट्रम्प उठ के ग्रीनलैंड की बात करता है और इंडिया की ट्रेड डील 1 महीने में हो जाती है, and that is an event which nobody can factor in, and that is why life is dynamic, and that is why the Prime Minister used to say at the peak of my power the only thing I worry about is events. Any event can do anything. अब भारत में भी एक इवेंट चल रहा है जो not going into political, जो पिछले 3 दिन से बहुत बड़ा इवेंट बना हुआ है, let's see how it goes. But what I'm asking is कि अब ये जो does US have the ability to scuttle this deal the way it tried to scuttle Canada and China's deal, or do you think that stage has been crossed and neither EU nor India can be pressurized into scuttling this deal? So let me tell you this, it tried to scuttle the UAE thing as well. See, you have to understand that their penetration of our bureaucracy is so thorough that यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है जो उनको पता नहीं कि हो रहा है, ठीक है, but then there are certain things which even the bureaucracy doesn't know.
people wonder कि क्यों PMO, I'm not saying PM, I'm saying PMO. Why is it that the PMO is so opaque these days? It is opaque out of necessity because ये पता है, सबको पता है, जो भी प्रशासन में उसको पता है कि भाई पेनिट्रेटेड है ना, और ये खबर बाहर आ गई तो वो जो फ्लाइट लेके आ रहे थे मोहम्मद बिन जायद अल नयान, वो नहीं आते, फोन आ जाता, you have to stop this deal, it's not a good deal, वो करके अपना राग छेड़ देता, ठीक है, they would have definitely done it, trust me. Now the EU thing, they have been pressurizing. उसके बावजूद Ursula von der Leyen is here, she has come to sign the deal and it's been openly declared. You have to also notice what Scott Bessent said. Indians are not doing the deal with us because they have got this EU deal. अब ये नया उन्होंने चालू किया है. टेड क्रूज का स्टेटमेंट देखो आप, वहां पे भी दरारें हैं. नंबर वन, these people represent the US deep state. The deep state itself is not monolithic, उसमें भी factions हैं. Certain faction controls Trump and Vance and their cronies, right? So they run it, पर उसमें भी दरारें हैं. And that is visible in the political arena, that's visible in their statements. Contradictory statements आते हैं. एक बंदा कहता है कि मोदी जी हाथ गिड़गिड़ा के आएंगे. Forget Mr. Modi, I'm saying Indian PM क्यों हाथ गिड़गिड़ा के जाएगा भाई? ये कहाँ पे होता है? एक बड़ा देश है, ये तुम्हारा वैसल तो है नहीं. So that's simply not going to happen. दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं हम ना, वो रशिया वाला कोलैप्स हो गया, हम 25% टैरिफ उड़ा देंगे. They themselves are a little bit of, I would say, वो contradictions नजर आ रही हैं. It's not necessarily so unified, so monolithic. What is unified and monolithic is their intelligence agency. वो अपने ही एजेंडा पे काम करती रहती है, irrespective of the administration. Which is why आपको simultaneously दिखा बांग्लादेश, ईरान और चाइना में coup attempts, which failed, all three failed. So something else is also happening, which is countervailing all these US efforts to scuttle deals, etc. For the first time, let me say this with full responsibility, this is my speculation, मैंने किसी से नहीं सुना है, this is my joining of the dots. RINC, Russia, India and China, the intelligence agencies are collaborating. And that's why we were able to prevent Bangladesh में जो हो रहा था. And that's one of the reasons the Chinese coup got nicked in the bud, right? Zhao Jiang, जो उनका number 2 था in the military commission. A very interesting thing कि see there are two views on China. One is कि वो उसको पर्ज ही करना है तो उसने उड़ा दिया, कोई coup नहीं हो रहा था. Forgetting that for a second, let's take the other view that coup हो रहा था. Ability of US to turn even the number 2 in a nation, that is a tremendous ability. And as you said, हमारे कितने ब्यूरोक्रेट्स, में तो खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, कितनों के बच्चे बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्यों, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस बोथ, जिनके बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सबको पता है कितनों के अंदर काबिलियत है एडमिशन लेने की, कितनों को कौन से फॉरेन स्कॉलरशिप मिली हुई है, किनको कौन सी ग्रांट मिली हुई है, किनको कितना मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है. वो इतना मर्की वर्ल्ड है कि उसके अंदर अगर आप घुसने की कोशिश करें तो it will stun you. And not only India, Pakistan, even probably China, every country, जैसे ब्रिटेन एक जमाने में करता था, प्रिंसेस को बुला लेता था यूके के अंदर, तो वो यूएस की यूनिवर्सिटीज इन अ सेंस वही काम कर रही हैं. एंड उसके अंदर जिनपिंग की बेटी कहाँ पे है? वो इंडिया प्रॉब्लम क्या करती है? That's a global problem. और दूसरा क्या है, देखिए, worse than that, जब जवान बच्चे वहां पे हैं, किसकी हनी ट्रैपिंग हो रही है, किसको ड्रग यूजेज दिया जा रहा है, किसकी वीडियो बन रही है. These are all 18-20 year olds, okay? हार्मोन. Let me remind you, यूनुस की बेटी के ऊपर बहुत बड़ा केस है of hit and run, and she was under the influence of drugs. Drugs किसने दिया? Hit and run कैसे? All these are open questions. So this is definitely done. Everybody is compromised. That's their modus operandi. इनका मेन काम क्या है? यूएस को स्टेबल रखो और बाकी विश्व को अनस्टेबल रखो. कीप डूइंग रेजिम चेंज और अटेम्प्टेड रेजिम चेंज, अस्थिर रखो पूरे जगह, और नहीं कर पाए तो युद्ध लगवा दो. यही करते हैं लोग. I was saying China case में my takeout was, if it is true and it's not like Xi Jinping doing his purge, by the ability of influencing the highest levels that they have penetrated in their so-called biggest enemy, which is an opaque country. Forget other nations. बाकियों में क्या हो रहा है अगर आप सोचोगे तो view extrapolate from there. But China is a bit different. मैं कुछ कहूँगा. People imagine the Chinese Communist Party runs China.
Please understand that the Chinese Communist Party is a tool. 1921 में सुन यात सेन 1911 में रेवोल्यूशन हुआ, 1921 में सुन यात सेन मर गए, उसके बाद वॉरलॉर्ड पीरियड चला, वो सिविल वॉर हुआ, फिर चांग काई शेक आया, कुओमिंतांग, राइट, देन जापान इन्वेडेड, and then you had the communists after the second world war. Now the thing is, ये जो सारा प्रकरण है, it was always run by certain factions within the Mandarin Society of China, who in turn were also the big traders and industrialists over there. So Sun Yat-sen वाला experiment अच्छा चल रहा था. They managed to use it to control the masses. By the way, Sun Yat-sen कोई भारत का मित्र नहीं था. ये 5 finger strategy वही बना के गया था, जिसमें लद्दाख उनका है, अरुणाचल उनका है, all of that stuff. So anyway, point ये है कि चाइना में there are 36 families in the Zongnanhai compound in Beijing, which is where the government is also centered. 36 फैमिली वहां रहते हैं. Each family controls 2 to 3 sectors of their economy and 2 to 3 forces which control the population. So it could be media, it could be police, it could be internal security, etc., etc., etc. इन्होंने बांटा हुआ है. ये 36 families कौन हैं? They are the descendants of the same Mandarin clans and trading clans, who, by the way, became the 6 closest associates of Mao Zedong. उनके descendants हैं. China has a deep state, and the moment these things happen on the surface, USA वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तक तो घुस सकती है, but they can't penetrate that deep state layer. चाइना में 36 फैमिली हैं, ताइवान में 32 families हैं. By the way, we will discuss this Taiwan. very interesting because we are basically going to another topic, but maybe one yes, day we are, but just to say, it's not so simple. It's very interesting, and one day we will discuss the internal dynamics of China, the opaque society, communism, their oligarchs all over the world. They are buying properties. Canada had to bring in taxes. California में क्या उन्होंने market का किया है. So we will discuss all that. It will be very interesting. But my last thing I want is ये जो EU deal India के साथ, how do you see it playing out in the services sector, which is a huge sector. Yeah, बहुत बड़ा point भूल गए. Which is also this year, I think the numbers came out now. Only 17 net people got employment in all these big companies combined. I was reading someplace, if I'm right. So सर्विस सेक्टर इंडिया में उतने ग्रोथ नहीं, और टीसीएस का भी लोग बोल रहे हैं शेयर प्राइस व्हाटएवर इतना ग्रोथ नहीं मार रहा जितना एक टाइम पे बूमिंग सेक्टर था, which is very vital for Indian middle class. So how do you see this? Let me share the most open secret. ग्रोथ अभी हमारे आउटसोर्सिंग कंपनीज के अंदर उतना नहीं है. The growth is in global capability centers of foreign multinationals. You'll be shocked to know that the US, through the GCC, conducts $300 billion of business with India. $300 billion. That's larger than the IT and ITES sector, as we call it. ठीक है? अच्छा. Europe का कम है. Europe also has GCCs, but they're late to the game, but now they want to get onto it aggressively. So the दूसरा जो element है, remember we've got this IMEC thing going, right? India, Middle East, Europe corridor है. That's a trade pipeline. It's an oil and energy pipeline, and it's a data pipeline. So the data portion, you will see when things come out, when they declare the deal, it will propel the growth of European GCCs. अब सब सहारा अफ्रीका के लोग तो वहां पे जाके GCC तो नहीं बना सकते ना. They can't be sitting and designing products and making code. वो इंडिया में ही हो सकता है. ठीक है ना? So Europe is going to go aggressively into setting up GCCs. The larger European banks already have them, like Deutsche Bank, etc. उनका है, but they're massive engineering firms, tech companies, etc. They still haven't got into the act, so they will be getting in. उसका estimate मैं बता देता हूँ. That is a $250 billion per annum opportunity. In of itself, अगर हम सारे चीजों को जोड़ें, it becomes a $1 trillion total opportunity for trade. That's why it's the mother of all deals. और उसका 25% ये है. It's all data and data storage linked. Because उसके basis पे आप बनाओगे ना, that is the infrastructure on which you create a GCC, a remote GCC. The so-called outsourcing sector is now evolving into a higher end structure, and because I'm focused on the employment rates for Indians, because that has been, in a sense, people say that sector created a middle class, professional class. It did. Core था, बाकी हर जगह ही फिर वो expand किया, but that core, even in law industry, completely changed. When we talk to our seniors who were there in 90s and all, it was a very limited industry with very limited sort of disputes. Now with all these global firms coming in, it completely changed the legal structure in India.
and so many other, even the CA structure, accounting firms, consultant, etc., etc. So, but you see that middle class growth engine now going into these directions rather than the traditional 90s to maybe 2020, which were the outsourcing firms. To overdrive on more high tech and value added sectors. India has acquired finally design skills. Fashion में देख लो या clothing में देख लो. Look at the plethora of brilliant brands that are coming out of Bangalore and Mysore, right? क्यों हो रहा है? Because finally we have moved from mere industrial design to product design. तो ये एक transition है ना economy का. That's only good for the middle class. It can't be done by anybody else. You have to be highly educated. You have to have certain exposure. You have to have certain aesthetics and creativity. तब आप कर सकते हो. तो इंडिया उस दिशा में जाएगा. GCCs जब सेटअप होंगी और यूएसए की तो चल ही रही हैं, यूरोप की अगर सेटअप होंगी तो उसमें ऑब्वियसली किसका सबसे ज्यादा फायदा है? वही लोग जिनको टीसीएस में नौकरी नहीं मिल रहा है उसको जीसीसी में मिल जाएगा. Because obviously you need people, right? And you're talking about 4 to 5 million engineers and industrial designers, data analysts, all kinds of things, right? No, but, AI prompt engineers, so on and so forth. No, but thank you for covering this. Mother of all deals, $1 trillion opportunity, and deconstructing it and dividing it into neat areas which people should focus on, because it's also educative. जो लोग सुन रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आप यंगस्टर स्पेशली इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि nothing booms your career like being in the right industry. लोग माने ना माने, half of it is at the right industry in the right time. That's been my experience in life. So please focus on so much which will happen in the world because of these deals, and कल को जब US से deal होती है, and these are humongous opportunities for Bharat. Thank you, Shamik, for taking out time and explaining all this. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Jai Hind. Jai Hind.